जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के हिस्ट्री के बारे में। जो एमसीक्यू इस सप्ताह का टॉपिक दिया गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये 08 लिखा हुआ है लेकिन ये 09 होगा। इसके पहले हम लोग 8 झारखंड हिस्ट्री के लेक्चर का टेस्ट ले चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस काल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश की शासन स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है सल्तनत काल, मुगल काल, मध्यकाल। तो इसका सही आंसर जो होगा मध्यकाल में। चूँकि जो मध्यकाल का जो अगर हम लोग शासन की बात किया जाए तो मध्यकाल में ही सल्तनत काल और मुगल काल भी आता है, लेकिन जो इसका एक्चुअली आंसर मध्यकाल होगा क्योंकि हम लोग को 1064 के आसपास इनका जो क्योंकि 064 ईस्वी में सुतिया मतलब फणिमुकुट राय की जन्म होता है और उसके पहले से हम लोग चलते आ रहे हैं। बात करें सल्तनत काल की तो 1206 से लेकर 1526 तक है। फिर मुगल काल का होता है हम लोग का 1526 से लेकर 1857 तक मतलब कमोबेश देखा जाता है। लेकिन चूँकि ये पहली शताब्दी के आसपास ही है तो इसलिए इसको मध्यकाल ही माना जाता है। तो दूसरा है कि वेनसंग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों को किस शब्द का प्रयोग किया गया। जो पहाड़ी शब्द है उसके बारे में यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो जो राजमहल के क्षेत्रों को तो कीचंग कायलो कहा गया, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका नाम दामिने को रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? दामिने को। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? वेनसंग ने पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कहा गया? राजमहल के दामिने को। पहाड़ी क्षेत्रों की अंडरलाइन करने वाली बात है। और इसी को बाद में ब्रिटिश सरकार ने दामिने को एक घोषित क्षेत्र कर दिया, इसी क्षेत्रों को पूरी तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र है। और इसी से फिर हम लोग जो विद्रोह वगैरह देखे थे इसी के कारण हुआ था। रानी सर्वेश्वरी की बात किया जाए सब यहीं पे। आगे चलते हैं फिर तीसरा प्रश्न। अच्छा, 1824 में हम लोग देख लिए हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर था। तो मुख्यालय किसका था? ये साउथ वेस्ट फ्रंट एजेंसी का मुख्यालय था। कहाँ पे? किशनगंज या किशनपुर। ये बात है हम लोग का 1832-33 के टाइम क्या है। JCLR का फुल फॉर्म होता है झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, जो अभी भारत सरकार के साथ झारखंड में रेल को विस्तार करने के लिए बनाया जा रहा है। XLRI की बात किया जाए तो ये जमशेदपुर में है और ये झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से माना जाता है XLRI को। जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। ये हम लोग का खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर अवस्थित है। आगे चलते फिर हम लोग। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? 3 का ए हो जाएगा ना। चौथा हम लोग का प्रश्न है कि किस साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, आईन अकबरी, तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति और चौथा है हम लोग का वैदिक साहित्य। तो अगर बात किया जाता है कि वैदिक साहित्य में झारखंड के लोगों को क्या कहा जाता है तो हम लोग क्या है? असुर। तो असुर जनजाति का जो हम लोग का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? हम लोग का वैदिक साहित्य में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रश्न मिल गया। ब्राह्य प्रदेश की बात किया जाए तो ब्राह्य प्रदेश किस में है? ये उत्तर वैदिक काल में है। प्रयाग प्रशस्ति में मुरुन कहा गया है। तारीख फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड कहा गया है। और आईन अकबरी में क्या कहा गया है? आईन अकबरी में खुखरा या कुकुरा कहा गया। ठीक। पांचवा है कि वेदों में असुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। वेदों में जो असुर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कांस्य और औजार बनाने में, ताम्र औजार बनाने में, वीरता और कर्तव्य के मामले में, और सभी। यहाँ देखिए बहुतों ने इनको सभी माना होगा। हाँ सभी है। ये क्या है? असुरों की विशेषताएं ये सभी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए वेदों में लिखा हुआ अंडरलाइन मतलब बहुत सूक्ष्म तरीके से देखना है कि यहाँ वेदों में लिखा है। तो वेदों में जो लिखा है
वो वीरता और कर्तव्य को माना है कि असुर की जो प्रसिद्धि है असुर जनजाति की वो वीरता और कर्तव्य से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 का सी होगा। हालांकि तीनों असुर की ही विशेषताएं हैं, लेकिन वेदों में जो है वीरता और कर्तव्य है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। छठा क्वेश्चन है कि इतिहासकार बुकानन ने कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्रों को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो इतिहासकार बुकानन ने कहाँ से कहाँ के क्षेत्रों को झारखंड के रूप में संदर्भित किया है, उसकी अगर देखा जाए तो बनारस से लेकर बीरभूम जो क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ, बनारस मतलब जो हम लोग का बनारस उत्तर प्रदेश में है ना, तो वहाँ से लेकर जो बीरभूम का क्षेत्र है इसको झारखंड के रूप में जाना गया। किसके, कौन, बुकानन के द्वारा। लेकिन बघेलखंड से ओडिशा की बात किया जाए, कौन सा, तो आंसर एक्चुअली बी होगा। और बघेलखंड से ओडिशा की बात किया जाए तो ये अकबर के टाइम, मतलब अकबर के शासनकाल में देखने को मिला है, मतलब बघेलखंड से लेकर ओडिशा तक। और छोटनागपुर और संथाल परगना ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए डाला गया था, इसका कोई यहाँ औचित्य नहीं है। 7वां प्रश्न है झारखंड को कर्कखंड क्यों कहा जाता है। तो झारखंड में कर्कखंड इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ियों की बहुलता, लेकिन यहाँ हम लोग को जो मेन प्रश्न है कि कर्कखंड क्यों कहा जाता है, ये हम लोग को समझने वाली बात है। तो इसका एक्चुअली आंसर होगा जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड के रूप में जाना जाता है। तो 7 का आंसर सी होगा सही आंसर। हालांकि बाकी जो है वो भी झारखंड से संबंधित सही है, लेकिन प्रश्न के संबंधित जो सही है वो सी होगा। ठीक। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है ऋग्वेद में किसे लिंग पूजक या सिसोनी का देव कहा गया है। मतलब जो ऋग्वेद में जो लिंग पूजक देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करें कि कौन से लोग जिससे लिंग पूजा वहाँ करते हैं ना, जैसे मूर्ति पूजा और लिंग पूजा दोनों वर्तमान में देखा गया है, वो ऋग्वेद काल टाइम में भी होता था। तो उसका जो सही आंसर होगा जो झारखंड के संदर्भ में वो होगा हम लोग का असुर जनजाति, क्योंकि ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये प्राचीन उस टाइम से असुर जनजाति ही उस टाइम थे। तो क्या होगा, असुर जनजाति। तो असुर जनजाति के टाइम ये देखने को मिलता है, ये लोग को लिंग पूजक भी कहा जाता है। संथाल मुंडा हो ये सब वहाँ पे ऋग्वेद में सब का उल्लेख नहीं मिलता है। 9वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा जनजाति कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटनागपुर में प्रवेश की है। तो यहाँ बिरजिया और बिरहोल है। तो आंसर बिरहोल तो नहीं है लेकिन बिरजिया है, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 9 का बी। असुर की बात किया जाए या असुर जो सबसे प्राचीन जनजाति में असुर को माना जाता है। मुंडा की बात किया जाए तो नवपाषाण काल में मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन होता है। संथाल की बात किया जाए तो ब्रिटिश काल में सबसे जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो संथाल जनजाति का हुआ है। आगे वाले प्रश्न में हम लोग संथाल के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो उसके लिए कुछ देर वेट कीजिए आप लोग। हाँ, तो आइए, आप लोग का इंतजार का घड़ी खत्म होने जा रहा है और प्रश्न है किस काल में संथालों का सर्वाधिक विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे सर्वाधिक लिखना छूट गया है तो उसको सर्वाधिक विस्तार होगा। ठीक, तो किस काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का, वो होगा ब्रिटिश काल में। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे इसके बारे में। तो ब्रिटिश काल में सर्वाधिक विस्तार किसका हुआ, संथाल जनजाति का, संथाल क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में। और इसी के कारण इसको फिर संथाल परगना कहा गया प्रमंडल। हालांकि इस टाइम पहाड़िया लोग भी थे, लेकिन पहाड़िया लोग फिर अल्पसंख्यक हो गए जब संथाली लोग ये वेस्ट बंगाल साइड से ज़्यादा आ गए तब। तो आगे चलते हैं फिर पहाड़िया जनजाति के बारे में। अगर जो सोरैया पहाड़िया है इसी का जो शासन व्यवस्था को सीख कर मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथाली लोग हैं वो लोग शुरू किए थे। 11वां प्रश्न है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई है। तो पशुपालन की शुरुआत अगर हम लोग देखा जाए तो पाषाण काल में तो हुआ है, लेकिन पाषाण काल में कौन से पाषाण काल में ये हम लोग को देखना है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। तो इनमें से जो पशुपालन का जो शुरुआत होता है वो मध्य पाषाण काल में होता है, मध्य पाषाण काल में। ठीक, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गया था, आखेटक की जिंदगी जी जा रहा था।
खाओ पियो ऐश करो वाला ज़िंदगी था, कोई टेंशन नहीं था, ना जेएसएससी ना जेपीएससी, किसी का टेंशन नहीं था उस टाइम। और आगे तक की बात हो गया और आग की खोज हो गई पूरा पाषाण काल में, है ना। तो आगे फिर अगर देखें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में हम लोग का खेती को देखने को मिलता है। और आग एक्चुअली पुरापाषाण काल में आग का खोज हुआ था। आग का एक्चुअली खोज किस में हुआ था? पुरापाषाण काल में। और उसी टाइम मतलब क्या होता था कि जानवरों का शिकार तो करते थे, लेकिन उन लोग को लगा कि यार कितना शिकार करेंगे, क्यों ना ये लोग को पालतू बनाया जाए। तो होने से क्या होगा, मांस भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, साथ ही साथ कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जैसे इसको का परिवहन के लिए भी इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसी क्रम में फिर मध्यपाषाण काल में फिर पशुपालन की शुरुआत होती है। मध्यपाषाण के बाद फिर नवपाषाण आता है। नवपाषाण काल में फिर कृषि की शुरुआत होती है, मतलब स्थायी रूप से जो कृषि होता है हम लोग का नवपाषाण काल में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो प्रश्न है उसको। तो ये जो तीनों है, ये तीनों किसका है? आगे है हम लोग का। तो 12वां जो प्रश्न है कि हजारीबाग से पाषाण काल में मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, ये किस काल के हैं? तो ये कौन सा होगा? इसका आंसर हम लोग पुरापाषाण काल मानेंगे। पुरापाषाण काल मतलब पाषाण काल का जो 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यही पाषाण काल का मतलब ये 3 भाग है और उसमें पुरापाषाण काल सबसे पहले आता है। तो आगे चलते फिर 13वां प्रश्न है कि कौन सा काल हड़प्पा काल, कौन सा काल हड़प्पा के पूर्व काल और हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात, मतलब कोई एक काल टाइम पीरियड है जो हड़प्पा के पहले भी था, हड़प्पा जब सभ्यता चल रहे तब भी थे और उसके बाद भी थे। तो ये जो तीनों काल में जो देखने को मिलता है हम लोग को ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं फिर। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु जो था हम लोग का तांबा। कौन सा था? तांबा। तांबा हम लोग का सबसे प्रथम धातु था, तांबा। तो 14 का सी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पत्थर कोई धातु है नहीं तो यहाँ नहीं होगा। लोहा और कांसा, कांसा बाद में तांबा से ही मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो यूज किए थे, हम लोग प्रयोग किए थे जिस धातु का, उसका नाम क्या था? तांबा था। 14 का सी। 15वां प्रश्न है कि झारखंड में निर्मित किस धातु को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था? तो झारखंड में निर्मित कौन से धातु को मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था? जाहिर सी बात है कोयला तो नहीं हो, क्योंकि ये धातु नहीं है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो रहा है। लोहा, तांबा और क्या है उसको भी देख लेते, कांसा। तो जो आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो लोहा है उनको हम लोग लोहे का जो दाशमिक का जो हम लोग तलवार हम लोग को देखने को मिलता है, तलवार देखने को कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया में। और वहाँ पे कौन सा धातु का बनता था वो तलवार? लोहे का। तो एक्चुअली आंसर में क्या होगा? 15 का बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोग को। आगे चलते फिर। तांबा इंसानों द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु है। झारखंड के किस स्थान से, आप लोग को ये कमेंट करके बताना कि कांसा किस किस धातु से मतलब मिलकर बना होता है। ठीक। 16वां प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो तांबे की 49 जो माइंस मिला है हम लोग को, ये कहाँ से मिला है? ये हम लोग का बाहर गंडा से मिला है। बाहर गंडा कहाँ पे है? हजारीबाग में है। दुमदुम, इसको, सीतागढ़ पहाड़ी, ये सब कहाँ पे है? ये सब हम लोग का हजारीबाग में। तीनों मतलब चारों हजारीबाग में ही है, लेकिन तांबा का जो 49 खाने मिले हैं हम लोग को बाहर गंडा में मिले। ठीक। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ किस भाषा में आंसुओं की नदी होता है? तो लोरे यादगा की यात्रा, आंसुओं की नदी। तो इसके एक्चुअली मुंडारी भाषा में इसका आंसुओं की नदी कहा जाता है, लोरे यादगार। इसको किससे संबंधित अगर देखा जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म अभी गर्मा गर्म है झारखंड में, जैन धर्म के मुद्दे।
तो इसलिए जैन धर्म से संबंधित इस बार इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो हम लोग का देखिए मीटर में देता तो 1365 मीटर है। ठीक, तो मीटर में नहीं दिया हुआ है तो फीट में दिया है, तो फीट में होगा 4448 फीट हो जाएगा इसका आंसर। 18 का बिन। आगे चलते फिर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिसने पार्श्वनाथ पहाड़ी में निर्वाण की प्राप्ति की। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर उस तीर्थंकर को पूछ रहा है जो पार्श्वनाथ में सबसे पहला अपना जो प्राण है उसको त्यागा है, न कि उसके संस्थापक को। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो अजितनाथ है, अजितनाथ जो पहला, ये सबसे पहली बार इन्होंने पारसनाथ में अपना त्याग दिया था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था इनका? निर्वाण मतलब प्राण त्याग करना। किन्होंने सबसे पहले किया था? अजितनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर ऐसे बोले कि प्रथम तीर्थंकर कौन है जैन धर्म का, तो होगा हम लोग का ऋषभ देव। ऋषभ देव, ऋषभ देव ना। तो 19 का ये हो जाएगा। 20 में है कि महावीर क्या है? महावीर हम लोग का, महावीर क्या है? ये वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसका? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। झारखंड में किन नदियों की घाटी में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जैन धर्म की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये 2 नदी में मिला है हम लोग को, दामोदर और कौसाई। दामोदर हम लोग को कहाँ से निकलती है? कहाँ से? कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये सब कमेंट करके बताइए। और कांसाई ये थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं, ये हम लोग का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया साइड, ये उधर जाते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। कौन? कांसाई नदी, छोटी सी नदी है एक। तो 20 का डी है। ठीक, 21वां है कि जैन तथा बौद्ध सभ्यता का केंद्र झारखंड में कहाँ था? तो ये मानभूम में था। कहाँ पे? मानभूम। और चूंकि मानभूम को धनबाद भी कहा जाता है वर्तमान में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 21 का सी। पारसनाथ तो था वो जैन धर्म से था, बौद्ध धर्म से नहीं था। सिंहभूम जो है, सिंहभूम में विकास हुआ है बौद्ध धर्म जैन धर्म का, लेकिन सर्वाधिक जो केंद्र बिंदु रहा है वो हम लोग का धनबाद में ही रहा है। आगे चलते फिर। 22वां क्वेश्चन है गृहस्थ जैन मतावलंबी सड़क को किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो जो जैन धर्म वो लोग जो मतावलंबी थे वो लोग 2 प्रकार के थे, एक जो मतलब शादी विवाह नहीं करते थे और दूसरा था जो गृहस्थी के रूप में रहते थे। तो जो गृहस्थी के रूप में जो रहते थे उसको सड़क कहा गया। सड़क जो है ये हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में कहा गया। एक्चुअली ये सड़क से ही निकल के सड़क हो गया था, मतलब अभी इसको सड़क कहा जाता है वर्तमान में। इस जो जाति है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग शाम के बाद मतलब खाना पीना नहीं करते हैं शाम के बाद, लेकिन अभी सब कोई कमोबेश खा लेते होंगे जहाँ तक उम्मीद है, नहीं तो फिर पूरा रात। तो आगे चलते हैं फिर। पूरा रात नहीं तो क्या, पेट में चूहा कूदने लगेगा ना। तो किस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए शीतनाथ की ज्ञान की प्राप्ति जो होता है ये कोल्हुआ पहाड़ में होता है। कहाँ पे? कोल्हुआ पहाड़। और कहाँ पे है? ये चतरा में। कोल्हुआ पहाड़ में कहाँ पे है? चतरा में है। सीतागढ़ हम लोग का हजारीबाग में है। टुंगरी हम लोग का रांची वाला पहाड़ है। टेगर हिल को ही टुंगरी पहाड़ कहा जाता है। और दालमी जो है दियापुर दालमी वाला है। तो एक्चुअली इसका जो आंसर होगा हम लोग का 23 का बी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है? तो पार्श्वनाथ का पद चिन्ह ऐसा माना जाता है कि जो कोल्हुआ पहाड़ी है जहाँ पे शीतनाथ ने अपनी निर्वाण की प्राप्ति की थी, वहीं पे पार्श्वनाथ का भी पद चिन्ह है ऐसा माना जाता है। ठीक ना। सीतागढ़, हजारीबाग में, दालमी धनबाद में, टंगरी कहाँ पे? अभी जस्ट बताया ना, रांची टेगर हिल। अब ये आप लोगों को कमेंट करना है कि टेगर हिल में रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भैया थे उन्होंने वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे या फिर साधना किए थे, तो उनका नाम बताना है आप लोगों को कमेंट में कि उनका नाम क्या था। ठीक ना। तो एक्चुअली 24 का आंसर हो जाएगा बी।
इतना जो प्रश्न मिल रहा है उसका आप लोग अप्लाई, उसका आप लोग कमेंट कीजिए, तब ना पता चलेगा कितना आप लोग का रिवीजन भी रह रहा है। इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग परलोक प्राप्त कर सके। ये किसका कथन है? ये किसी और का नहीं, हम लोग का महान शासक अशोक का है। किसका है? अशोक का है। तो 25 का सी हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का जो आठवीं क्षेत्र या फिर जो हम लोग का जो जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में ये कहे थे। झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? झारखंड में जब भी राज्य निर्माण की बात आती है हम लोग को याद रखना है रिसा मुंडा। जबकि झारखंड राज्य निर्माण की बात होगी, कौन होगा हम लोग का आंसर? रिसा मुंडा। आगे चलते फिर 27वां प्रश्न है कि बाकी इसको भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या? कर लेते हैं, नहीं तो बोलेगा आप लोग सिर्फ आंसर ही बता दिया जा रहा है। सुतिया पहान की बात करें तो सुतिया पहान ने मुंडा वंश की स्थापना करते हैं, संस्थापक है ये। और ये उसको मतलब अवधारणा लाया गया था कि एक शासक व्यवस्था होना चाहिए, ऋषा मुंडा का था। जबकि सुतिया पहान ने उसको साबित किया कि उन्होंने बनाया एक शासक, एक शासन किया, एक राज प्रशासन क्षेत्र बनाया। फनी मुकुट राय की बात किया जाए तो ये नाग वंश के संस्थापक है। और बागदेव की बात किया जाए तो ये रामगढ़ वंश के संस्थापक है। अब थोड़ा अच्छा लगा ना कि चारों चीज़ों के बारे में हम लोग समझ में आया। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? नागवंश का जो आदि पुरुष है ये हम लोग किसको कहते हैं? अभी जस्ट चर्चा की थी, नागवंश का जो संस्थापक है उसी को हम लोग बोलते हैं तो फनी मुकुट राय। बाकी ऑप्शन वही है, सुतिया पहान, ऋषा मुंडा, वागदेव। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? 27 का सी, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय एक्चुअली जो मुंडा वंश के अंतिम शासक थे, मदरा मुंडा की वो गोद लिया हुआ था, मतलब प्राकृतिक पुत्र नहीं था तो उनको मतलब गोद लिया गया था फनी मुकुट राय। और उसने फिर मतलब नागवंश की स्थापना करते हैं। किसके? मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा कौन थे? ये मुंडा वंश के अंतिम शासक थे, मदरा मुंडा। ठीक ना? तो 27 का क्या होगा आंसर? सी होगा। 28वां प्रश्न है कि फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो फनी मुकुट राय की जो हत्या किए थे ये हम लोग का बागदेव सिंह रामगढ़ वंश के संस्थापक, इन्होंने फनी मुकुट राय को हत्या कर दिया था। कौन? बागदेव सिंह ने। मुकुट राय की बात किया जाए तो फनी मुकुट राय के बाद जो नागवंश का दूसरा शासक था वो मुकुट राय ही थे। उसके बाद प्रताप राय थे। प्रताप राय ने अपना राजधानी चुटिया बनाया था। फिर भीमकन जो है, भीमकन पहला ऐसा नागवंश के शासक है जिन्होंने राय की उपाधि के बदले कर्ण की उपाधि धारण किया था। भीमकन ने भीम बांध भी निर्माण कराया है। ये सब इनकी खासियत है कुछ। बरवा की लड़ाई किससे संबंधित है? तो बरवा की लड़ाई जब भी आएगा हम लोग को याद रखना है कौन है यहाँ पे? भीमकन। जो क्या था, इन्होंने सबसे पहले कर्ण की उपाधि लिया था। और किसके साथ हुआ था? ये सरगुजा क्षेत्र जो है ना, सरगुजा अभी छत्तीसगढ़ में है। तो सरगुजा के जो रक्सल वंश है उससे इनकी लड़ाई होती है भीमकन की। तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक। झारखंड में मुंडा पहान, महतो, भंडारी प्रथा ये सब किसकी देन है? तो ये सब जितने भी ये सब क्या है, सामंतवादी के टाइम था। वो सामंतवाद हम लोग का शुरुआत होता है हम लोग का गुप्त काल के आसपास, उसके पहले ही होता है लेकिन गुप्त काल में ठीक ठाक बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 30 का बी आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल के संस्थापक का बात किया जाए तो श्री गुप्त है। गुप्त काल की बात किया जाए तो हम लोग का समुद्रगुप्त हम लोग को देखने को मिलता है जो झारखंड से संबंधित है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा है ये आप लोग को बताना है। ठीक ना? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस नाम से झारखंड को इंकित किया है वो आप लोग को बताना है कमेंट में। 31वां प्रश्न है कि किसने गुमला के घाघरा में हापामुनि मंदिर की स्थापना करवाई थी? तो कहाँ पे? गुमला के घाघरा में। और कौन से? हापामणि मंदिर। तो हापामणि मंदिर की जो निर्माण किया था वो शिवदास कर्ण ने किए थे। किन्होंने किए थे? शिवदास कर्ण। और ये निर्माण किए थे। और इसका जो पुजारी था वो कौन थे? इनका जो पुजारी जो थे
पुजारी का नाम क्या था? सियानाथ। पुजारी का नाम क्या है? सियानाथ। किसका? हापामुनि मंदिर का। और कौन इनको ये किए थे? शिवदास कर्ण ने। तो आंसर समझ में आ गया। गंजघट राय की बात किया जाए तो इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण किया था। महामाया मंदिर। और महामाया मंदिर कहाँ पे? गुमला के हापामुनि गांव में। हापामुनि गांव में याद रखना, हापामुनि गांव ये, और ये हापामुनि मंदिर है, दोनों में अंतर है, ठीक ना। तो एक्चुअली 31 का आंसर क्या होगा? शिवदास कर्ण, सी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि किस काल में विष्णु की मूर्ति कोरम्बे में स्थापित की गई जिससे प्रभावित होकर चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? चैतन्य महाप्रभु की अभी बात किया जाए तो ये आप लोग को अभी जो जिस सीजन में अभी चल रहा है, अभी जो कीर्तन जो देख रहे हैं ना हम लोग, कीर्तन है या नवकुंज जो है, तो इसका जो संस्थापक है, संस्थापक किसको माना जाता है? कीर्तन का जो संस्थापक है, कीर्तन, इसका संस्थापक किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने ही ऐसा कहा कि संगीत के साथ ही भगवान को मतलब उनकी आराधना किया जा सकता है। ये वही चैतन्य महाप्रभु है जो आज हम लोग जो कीर्तन करते हैं वही है। तो ये कब आए थे हम लोग के? छत्रकन, जब छत्रकन ने विष्णु की मूर्ति को कोरम्बे में स्थापित किया था तब ये आए थे। चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे। थोड़ा सोचे तो अपने प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, तो उसी क्रम में आए थे। 32 का ए, सॉरी 33वां है मिलान करने का। और मिलान करने में तो आप लोग माहिर हो गए आजकल, उम्मीद करता हूँ, इतना जो मिलान करते आ रहे हैं आप लोग, है ना। कुछ और नहीं मिलान करना है हम लोग को, इधर मिलान करना है। matrimonial.com में अभी नहीं मिलान करना है किसी को। तो पालकोट की बात किया जाए तो पालकोट हम लोग का किसका है? पालकोट हम लोग का यदुनाथ शाह का है, ठीक। रातूगढ़ की बात करते हैं तो रातूगढ़ हम लोग का उदयनाथ सहदेव का है। खुखरा की बात करते हैं तो ये भीमकन का है। और चुटिया जो हम लोग का सीधा सीधा जा रहे प्रताप राय को। तो A3 B1 C2 और D4 इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते फिर 34वां प्रश्न है कि सरायकेला राज की स्थापना किसने की है? तो सरायकेला राज की स्थापना जो हम लोग ने किया है विक्रम सिंह ने। कौन? विक्रम सिंह ने। अगर खरसवां की बात करते हैं, सरायकेला खरसवां एक अभी जिला भी है, आप लोग को पता है। और ये ब्रिटेन मतलब जब अंग्रेज के शासक तो उस टाइम एकमात्र जो देसी रियासत था वो हम लोग का कौन सा था? सरायकेला खरसवां ही था, एकमात्र देसी रियासत। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। खरसवां के कौन था? खरसवां के पद्मा थे, पदम सिंह थे ये खरसवां के। और विक्रम सिंह किसका हुआ? विक्रम सिंह प्रथम जो है हम लोग का सरायकेला राज के संस्थापक है। तो 34 का ये हो जाएगा, ठीक। अर्जुन सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह, ये सब भी मतलब सरायकेला राज से ही संबंधित है। और अच्युत जो है हम लोग का सिंह वंश से संबंधित है। आगे चलते फिर अर्जुन सिंह द्वितीय आप लोग सुने होंगे, जो मतलब राजा बना था ना, जिसने मतलब नारायण सिंह को, जो वीर नारायण सिंह को जो इसका मुंडी काट के फिर वो अंग्रेज को दे देता है, ये वही अर्जुन सिंह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली 34 का आंसर क्या होगा हम लोग का? विक्रम सिंह प्रथम। 35वां क्वेश्चन है कि मानभूम के मानवंश की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो दो चीज़ों से पता चलता है, एक दूधपानी जो हम लोग का हजारीबाग में है, और गोविंदपुर शिलालेख जो गंगाधर, कवि गंगाधर का है। कवि गंगाधर का जो गोविंदपुर शिलालेख है उससे पता चलता है मानभूम में मानवंश की जानकारी। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? 35 का सी हो जाएगा। आगे चलते फिर किस वंश में नरबली प्रथा का प्रचलन था? नरबली प्रथा मतलब जो बच्चे लड़के होते हैं उसको कोई पर्व त्योहार में उसका बलि, मतलब जैसे बकरी का या फिर जो मुर्गा मुर्गी का जो बलि देता है उसी तरीके से इंसान को दिया जाता। तो मतलब आप समझ रहे हैं उस पीढ़ी से अभी हम लोग इस 5G में आ रहे हैं। ये हाल होता उस टाइम तो आप समझ रहे होते हैं क्या था उस टाइम दयनीय स्थिति। तो एक्चुअली इसका आंसर जो होगा ढालबुमगढ़। और जो आप लोग मंदिर आप लोग नाम सुने होंगे रंकनी मंदिर, ये रंकिनी मंदिर जो है
ये ढाल वंश की अपनी जो गुरु माता या राजमाता है उससे, उस राजदेवी से संबंधित पूजा पाठ यहाँ पे होती है। और यहीं पे नरबलि प्रथा की मतलब थी यहाँ पे रंकनी मंदिर में। तो 36 का भी ये रंकनी मंदिर हम लोग का जादूगरा के सामने है, मतलब पूर्वी सिंहभूम में होगा। जो उधर के हैं उनको आराम से लोग देखते होंगे, लेकिन बाकी झारखंड के दूसरे लोग को थोड़ा बताना है कि ये कहाँ पे जादूगोरा में है, जादूगोरा राखामांस के आसपास है। 36 का आंसर होगा बी। 37वां प्रश्न है कि किस राज का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चावड़ था। ये कहानी बड़ा ही रोचक है कि इसमें आप लोग अच्छा वो क्लास में कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एक्चुअली जो राजा बनता है वो जब बचपन में उनकी मम्मी एक्सपायर कर जाती हैं तो फिर उनका जो पालन पोषण उस कपिला गाय से होता है, और उसी गाय से के दूध से पीने के बाद इनका जब पालन पोषण होता है तो इसीलिए फिर उसका जो राज चिन्ह है उसको उस गाय का पूंछ या मतलब चावड़ से उनको राज चिन्ह बनाया जाता है। और ये बात है हम लोग का पंचेत वंश की, कौन की, पंचेत राज। और कहाँ के है ये, मानभूम के पंचेत राज। तो 37 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। 38 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ध्यान देने वाली पहली बात है। और ये इसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की बात किया जाए तो ये क्या है, ये तराइन का युद्ध है। तराइन का युद्ध है ना ये दोनों के बीच। हेमू और अकबर की बात किया जाए तो हेमू और अकबर हम लोग का द्वितीय पानीपत का युद्ध माना जाता है। और भीमकन और सरगुजा के रक्षल कौन सा था, बेरुआ का युद्ध, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। एक्चुअली इसका आंसर होगा 38 का बी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाला शासक कौन था। मार्ग प्रशस्त करने का बोलेगा तो शेरशाह सूरी, लेकिन अगर पहला मुसलमान बोलेगा, पहले मुसलमान कौन थे, तो अब होगा हम लोग का बख्तियार खिलजी। कौन, बख्तियार खिलजी, ये पहला था। क्योंकि कब आया था ये 1200, बख्तियार खिलजी कब से था, 1205-6 के आसपास हो गए। इस पर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, प्रथम बोलेगा तो बख्तियार खिलजी होगा, लेकिन मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है तो शेरशाह सूरी ने इसको बार बार इसका उपयोग कर रहा था। तो इसलिए इसके फिर मतलब लोगों को, जो मुगल शासक है वो लोगों को पता चला कि शेरशाह सूरी बार बार इधर झारखंड ही भागता है, क्यों, क्या है झारखंड में, फिर उसमें फिर बाकी मुसलमान लोग आने शुरू हो गए जो मुगल शासक से संबंधित थे। तो आंसर होगा 39 का डी। 40 में है कि जो नागवंश शासक एनिसा, नागवंशी शासक एनिसा की राजधानी कहाँ थी। तो नागवंश शासक एनिसा की राजधानी की बात किया जाए तो हम लोग का सतरंजी। कहाँ पे, सतरंजी। एनिसा कौन है, एनिसा वही है जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किए थे 1691, ठीक ना। सुतियांबे की बात किया जाए तो किसका है, सुतिया पाहन का है। दोयसा है दुर्जन सल का, और पारकट भौरा है योधनाथ सहदेव का है। आगे चलते फिर 41 को इस नंबर है कि किसके शासनकाल में सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिस्थापित की गई थी। तो ये सब जो काम किए थे अजूत सिंह का है। और ये कौन सा वंश है, सिंह वंश से संबंधित है। सिंह वंश का दर्प नारायण सिंह है, काशीराम सिंह है, अच्युत सिंह है। और ये लोग कौन सा 13वीं शताब्दी वाला है, 13वीं सदी वाला है, क्योंकि सिंह वंश दो भागों में डिवाइड हुआ था ना, एक 8वीं सदी में। और इसका जो जानकारी हम लोग को मिलता है कौन से बुक से पता चलता है, वंश प्रभा, यही है ना बुक का नाम। तो इस तरीके से हम लोग रिवीजन भी कर लिए एक बार। आगे चलते हैं। अच्छा, 13वीं सदी का जो सिंह वंश का जो संस्थापक था वो दर्प नारायण सिंह थे। ठीक, आगे चलते फिर। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा ना, 41 का आंसर सी। आगे चलते। 42वां प्रश्न है कि 89 राजा की संज्ञा किसे दी जाती है। तो 89 राजा की संज्ञा किसे दी जाती है, हम लोग का मेदिनी राय को माना जाता है। मेदिनी राय को चेरो वंश का गोल्डन युग माना जाता है। चेरो वंश का कौन सा,
चेरो वंश का, गोल्डन मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है मेदिनी राय को। भागवत राय की बात किया जाए तो ये चेरो वंश के संस्थापक है। फिर अनंत राय आते हैं, फिर सहबल राय आते हैं। सहबल अनंत राय के बेटा होता है सहबल राय, और सहबल राय को फिर जहांगीर ने अपना ले जाता है और फिर बाघ से मारवाड़ मतलब लड़ाई करने के लिए छोड़ देता है उसके भूखे पिंजरों में। किसको? सहबल राय को। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा डी 42 का। 43 क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ उल्लेख नहीं किया है कि भारत का संदर्भ में, यहाँ तब गोलोब को हम लोग लेना होगा। ये अगर कर्क रेखा होगा, ये देशांतर जो बीच वाला होगा, भारत को अगर हम लोग इस साइड मानेंगे तो झारखंड ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पूर्व हो जाएगा इसके आंसर। सही आंसर क्या होगा? 43 का ये। जब भी इस टाइप से होगा इसको इस टाइप से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये करना है, याद नहीं रखना है हम लोग को, ठीक है ना। झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के किस ओर है? झारखंड प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का कुछ इस टाइप से आकृति है। तो इधर हम लोग का झारखंड है, यहाँ छोटनागपुर क्षेत्र है। तो ये क्या होगा? ये उत्तर और पूर्व हो जाएगा ना। तो आंसर होगा घ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग पहला क्लास कर लीजिएगा। झारखंड जियोग्राफी का पहला क्लास में ही लोकेशन दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। 44 का आंसर घ हो जाएगा, ठीक। 45वां क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छिदिकाएं मतलब सॉइल प्रोफाइल किस मिट्टी में विकसित रूप से नहीं पाई जाती? एक्चुअली विकसित रूप से इसका बोलने का मतलब होता है कि अगर इस टाइप से अगर ये ज़मीन है, ज़मीन का अगर एक टुकड़ा अगर हम लोग उसको खोदते हुए नीचे तक चले जाएं तो यहाँ तो पहले एकदम छोटा छोटा जो मिट्टी वाला कौन रहेगा, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा कौन रहेगा, और नीचे जाएंगे तो और थोड़ा बड़ा बड़ा, और फिर नीचे और बड़ा बड़ा। तो ये पेरेंट सेल है, जिससे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, उसका मिट्टी का कण छोटे छोटे होने लग जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक विकसित अवस्था मृदा की। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इधर उधर से लाकर निक्षेपण से बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विकसित नहीं पाई जाती सोइल प्रोफाइल। किसमें? 45 का ख में। आगे चलते फिर। झारखंड में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सा है? लाल मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है झारखंड में, जहाँ पे काजू की खेती की जाती है, ठीक। 46 क्वेश्चन है कि झारखंड के दोनों शाखाओं द्वारा किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है? तो ये हम लोग का होगा सागर प्रभावित क्षेत्र तो नहीं होगा, ये एक्चुअली इसका आंसर होगा आर्द्र वर्षा प्रकार में होगा। आर्द्र वर्षा जो चाईबासा के हल्का उत्तर साइड होगा, मतलब सिंगडेगा वगैरह जो होगा। अगर झारखंड का लोकेशन कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके हल्का कौन है? तो ये आर्द्र वर्षा वाला होगा, तो यहाँ पे होता है, ठीक। तो 46 का सी। 47 है कि झारखंड का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से होकर सीमा रेखा बनाती है? तो आप लोग को ये तो याद होगा, ये वाला जो जिला ये 3 राज्यों से, इधर होगा यूपी, इधर बिहार और इधर छत्तीसगढ़। तो ये कौन सा राज्य होगा? ये गढ़वा होगा। तो ये कौन सा होगा? 47 का क। आगे चलते हैं फिर। 48 है रांची नगर निगम की सफाई का काम अगले 25 साल तक किस निजी कंपनी को दिया गया? तो एक्सेल इंफ्रा है। आंसर होगा एक्सेल इंफ्रा। लेकिन ये दोनों को मिलाकर, एक्सेल इंफ्रा और हिटाची दोनों को मिलकर वेस्ट टू एनर्जी का ये लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन? एक्सेल इंफ्रा और हिटाची। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? 48 का ये, जो 25 वर्ष के लिए जो निजी कंपनी को सौंपा गया है काम काज रांची नगर निगम का, तो ये होगा आंसर। 49 की बात किया जाए तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन के लिए ये जो नीति आया है 2008 में आया है, और 2008 में से 8 याद रखना है कि 8 इसकी मिशन भी है। तो 49 का बी हो जाएगा, ठीक। 50 और आज के इस प्रश्न की श्रेणी में यह अंतिम प्रश्न है, लेकिन अंत नहीं है, आगे भी और भी होगा। अंत है मतलब अंतिम नहीं है। तो काम के बदले अनाज, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ओके। काम के बदले अनाज और गरीबी हटाओ का नारा ये हम लोग का इंदिरा गांधी जी का है। लाल बहादुर शास्त्री क्या होता है, क्या है? जय जवान जय किसान, इसका है ना। और इंदिरा गांधी की क्या है? गरीबी हटाओ का नारा। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को उम्मीद करता हूँ डिस्कशन पसंद आ गया होगा,
और जहाँ जो क्वेश्चन मतलब प्रश्न में के रूप में क्वेश्चन दिया गया है वीडियो के बीच बीच में, उसको जरूर आप लोग कमेंट कर दिया कीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप लोग का बाहरी जो और सिलेबस है उसको आप लोग कितना याद रखे हैं, कितना उसकी समझ अभी तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।